नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कैंट फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिलवासा से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं क्लास 9th के ऊपर लेसन नंबर 14 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के ये टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें कि हम मेन 3 चीज पढ़ते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और दोस्तों इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 जो कि एग्जांपल्स है इस चैप्टर के, इसे कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलिए तो पहले बार ग्राफ देखते हैं। बार ग्राफ होता क्या है? देखिए बार ग्राफ आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 5th 6th से पढ़ते होंगे डेटा हैंडलिंग में। बार ग्राफ क्या होता है दोस्तों कि यहां पे 2 एक्सिस ली जाती है, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर मान लीजिए कि ऐसा लिखा गया जैसे कि किस महीने में कितने बच्चों का जन्म हुआ अगर आपके क्लास में। जैसे कि दोस्तों ऐसा है डेटा आपके पास कि जनवरी में 5 बच्चों का जन्म हुआ, फरवरी में 2 बच्चे का, ऐसे ऐसे करके जितना भी है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे जनवरी, यहाँ फरवरी, ये सब और रहेगा। और ये फ्रीक्वेंसी हुई तो फ्रीक्वेंसी यहाँ मार्क होगा 1 2 3 4 5 जो भी स्केल है। तो जनवरी में अगर 5 है यानी यहाँ पे, तो जनवरी में ऐसे दिखाया जाएगा कि जनवरी में 5 बच्चों का जन्म हुआ। हाँ, फरवरी में अगर 2 है तो फरवरी में ऐसे दिखाया जाएगा। समझ रहे हैं ना बार ग्राफ कैसे बनता है? और दोस्तों जो बार ग्राफ होता है उसमें जो ये रेक्टेंगल्स होते हैं इनकी जो विड्थ होती है ये बिल्कुल सेम होती है, लेंथ सेम नहीं होगी। लेंथ देखिए इसकी इतनी ज्यादा है और इसकी कम है, लेकिन इन दोनों की विड्थ सेम होगी। हाँ, ये होता है बार ग्राफ जिसमें कि सेम विड्थ के रेक्टेंगल्स का यूज किया जाता है, सेम विड्थ के रेक्टेंगल्स। अब देखते हैं एनसीईआरटी में कौन सा एग्जांपल है। देखिए इसमें एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 है। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इसमें लिखा है इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन्ड। यानी कि एक क्लास 9 का कोई डिवीजन है जिसमें 40 बच्चे हैं, उन सबसे पूछा गया कि उनका डेट ऑफ बर्थ किस महीने में, और उसको लेकर एक ग्राफ प्रिपेयर किया गया है। मैं जैसे कि वो ग्राफ यहां बना के दिखाता हूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 1 2 3 4 5 6 7 समझे? ये कितने बच्चों का जन्म हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये इनका महीना है। ये रहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब क्या ग्राफ है? जैसे कि जनवरी में 3 है, मतलब जनवरी में 3 बच्चों का जन्म हुआ, फरवरी में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में 5, जून में 1, जुलाई में 2, अगस्त में 6, सितंबर में 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 4 है। देखिए दोस्तों एक क्लास में 40 बच्चे थे, उनसे पूछा गया कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो किस मंथ का है। तो उन्होंने ये बताया है जैसे कि जनवरी में 3 बच्चों का जन्म है, फरवरी में 4। समझ रहे हैं? ये वैसा ग्राफ है। अब इसमें क्या कहा गया है? ऑब्जर्व द ग्राफ, हमें ग्राफ को ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए उनका हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के महीने में कितने बच्चे जन्म लिए? तो आप देखेंगे 4 बच्चे जन्म लिए। हाँ,
दूसरा है इन विच मंथ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न, सबसे ज्यादा इसमें किस महीने में जन्म हुआ बच्चों का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे मार्किंग सही नहीं है, सबसे ज्यादा अगस्त में जन्म हुआ। अब मैं आंसर देखता हूं, तो दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, 4 बच्चों का नवंबर में जन्म है और सबसे ज्यादा अगस्त में जन्म है। यही 2 क्वेश्चन था एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैंने कई दिनों बाद डस्टर का उपयोग किया है। वैसे डस्टर यहीं पे रहता है, ऐसा नहीं है मेरे पास डस्टर नहीं है, लेकिन वो अच्छे से साफ नहीं करता, इसलिए मैं रुमाल यूज करता हूं। सेकंड क्वेश्चन है एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, ए फैमिली विथ अ मंथली इनकम ऑफ 20,000, एक फैमिली है जिनका मंथली इनकम है 20,000 रुपए, हैड प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। यानी कि एक फैमिली है, उन्होंने ऐसा लिख ले दिए हेड्स, और यहां पे लिखता हूं एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज। जैसे इनका ग्रोसरी पे एक्सपेंडिचर है 4, तो ये 1000 में यानी कि 4000 हुआ। हाँ, दूसरा है रेंट यानी कि भाड़ा, ये है 5 यानी कि 5000। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन में कितना है 5000। मेडिसिन, मेडिसिन में है खर्चा 2000। फ्यूल मतलब जो गाड़ी का तेल होता है उसका खर्चा है 2000। एंटरटेनमेंट, ये शायद सिनेमा ये सब का कुछ होगा, या समझ लीजिए टीवी का रिचार्ज भी इसमें गिन सकते हैं आप। एंटरटेनमेंट 1000 और मिसलेनियस यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा है 1000। तो देखिए दोस्तों, एक फैमिली है जिनके पास टोटल 20,000 महीने की सैलरी है और उनके खर्चे हैं ग्रोसरी के 4, रेंट के 5, ये सब हजार में है। इन 1000 रुपीज वहां क्वेश्चन में मेंशन है, या फिर आप ऐसे ही लिख दीजिए 4000। चलिए, और इनके पास टोटल सैलरी महीने की 20,000 है। हाँ, अब हमसे क्या पूछा गया है, ड्रॉ ए बार ग्राफ ऑफ द डेटा अबोव, यानी कि जो ये डेटा है इसका हमें एक बार ग्राफ बनाना है। समझे, बार ग्राफ में जो रेक्टेंगल्स बनते हैं उनके वो क्या बोलते हैं, विड्थ सेम होंगे, हाइट अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका बार ग्राफ बनाते हैं। ऐसे आप 2 एक्सिस बना लीजिए, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप ये लेंगे इनके फ्रीक्वेंसी। तो देखिए दोस्तों, आप यहां या तो 1000 लिखे या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 2 3 4 5 है। आप यहां दोस्तों लिख दीजिए एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में भी 4 5 5 2 2 ऐसा करके दिया गया है। मैंने क्या किया, मैंने बस इसे ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं। अब जैसे कि ग्रोसरी है तो यहां मैं जी से लिखता हूं, मैं यहां पे ज्यादा मतलब एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, आप अपने बुक में कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ग्रोसरी में कितना खर्चा है 4000, तो ग्रोसरी हो गया, ये रहा 4000। समझे। और देखिए दोस्तों, ये जो विड्थ आपने लिया है रेक्टेंगल का, ये हमें हमेशा सेम लेना होगा क्योंकि बार ग्राफ में ये यूनिफॉर्म विड्थ होती है। दूसरा है रेंट, रेंट पे है 5000 रुपए, तो यहां से ले लीजिए 5000, रेंट हो गया। तीसरा है एजुकेशन, एजुकेशन भी 5000 है, एजुकेशन पे 5000 हो गया। फिर है मेडिसिन, मेडिसिन पे 2000 है, मेडिसिन हो गया। फिर क्या है, फ्यूल, फ्यूल पे 2000 है। फ्यूल पे 2000 हो गया। फिर है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है 1000। लास्ट है मिससेलेनियस, मिससेलेनियस में भी 1000 है। तो चलिए, ये मैंने आपको बार ग्राफ बना के दिखा दिया। अब देखिए दोस्तों, स्केल कैसे लेते हैं। स्केल, स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। अब आप जो ये डायग्राम, ये ग्राफ बनाएंगे आप अपनी ग्राफ बुक में बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ग्राफ बुक में कैसे रहता है, यहां से यहां जाएंगे तो ये 1 सेंटीमीटर होता है। आप इसे नाप के देखिएगा स्केल से। अब आप समझिए 1 सेंटीमीटर को हमने कितना माना है, 1000 रुपीज माना है, हाँ या ना।
तो लिखा जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 रुपीज। समझे स्केल कैसे लिया जाता है? तो बस इसमें हमें एकदम सिंपल सा बार ग्राफ ड्रॉ करने बोला था, और तो कुछ कहा नहीं गया है। तो बस एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं पे एंड हो जाता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम इस नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट एग्जांपल है उससे पहले हिस्टोग्राम आ जाता है, यानी कि जो अगले क्वेश्चंस होंगे वो हिस्टोग्राम के एग्जांपल्स में होंगे। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं हिस्टोग्राम होता कैसे है। हिस्टोग्राम ये पहला और अलग टॉपिक है। बार ग्राफ आपको क्या बोलते हैं 5th 6th में भी पढ़ाया गया होगा डेटा हैंडलिंग में, लेकिन हिस्टोग्राम अभी पहले बार आ रहा है। क्या ये आपको पहले पढ़ाया गया है? चलिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपके पास कुछ क्लास इंटरवल्स हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। मान लीजिए दोस्तों आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं 30 से 35, 35 से 40, यानी कि यूनिफॉर्म है सबका। क्लास विड्थ तो जो है वो 5 है, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए ये आगे है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और इन सब की फ्रीक्वेंसी मैं छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, जैसे कि 3, 4, 2, 1, 5। हाँ, अब आपको अगर इसे हिस्टोग्राम बनाना है तो देखिए हिस्टोग्राम कैसे बनता है। हिस्टोग्राम ऐसे बनता है, यहां पे दो एक्सिस ली जाएंगे, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। यहां पे 0 होगा। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो पहला इंटरवल है वो 30 से 35 है, लेकिन उसके पहले का कोई इंटरवल नहीं है। मतलब इसके पहले भी ऐसा हो सकता था कि ये होता 25 से 30, फिर होता 20 से 25, फिर होता 15 से 20, फिर होता, मतलब ये 0 से कहीं से शुरू होता ना, समझ रहे हैं। ये तो डायरेक्ट 30 से दिया हुआ है, लेकिन ये इसके पहले भी होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो अगर ऐसा कभी हो कि 0 से शुरू ना हो तो तब हम क्या करते हैं कि जो पहला इंटरवल होता है जैसे कि 30 से 35 है, उसके पहले एक किंक लाइन या ब्रोकन लाइन बनाते हैं, या इसे जैग लाइन भी कहते हैं। ये ऐसा होता है। इसका ये मतलब है कि 0 से जो 30 वाले जितने भी होंगे इंटरवल्स उसे हम मतलब स्किप करते हैं और डायरेक्ट हम यहीं से बनाएंगे। तो पहला इंटरवल हो गया 30 से 35, 30 के बाद यहां पे आ गया, ये सब 1 सेंटीमीटर के गैप पे बनेगा। देखिए मैं आपको वापिस से बता देता हूं, अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो यहां पे अगर आप 0 लेंगे, इसके बाद जो 1 सेंटीमीटर की पहली लाइन जो बनती है ग्राफ में, वो वहां पे आप 30 लिखेंगे और बीच में आपको ऐसा एक बनाना होगा, और इसे कहते हैं हम किंक कहते हैं, या ब्रोकन लाइन कहते हैं, या जैग लाइन भी कहते हैं। इसका एक ही काम है कि जो 0 से 30 के बीच में जितने इंटरवल्स है उन सबको ये एक ही साथ स्किप कर देती है। नहीं तो अगर आप दोस्तों वैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये ऐसा होता 300 से 350, तो आप ऐसा थोड़ी नहीं कि 0 से 300 का पहले ग्राफ बनाएंगे उसके बाद 300 से शुरू करेंगे, आपके पेज में ही नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी नहीं दिया गया हमें, हम डायरेक्ट उसे स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं 0 से 30, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर गैप हुआ आपके ग्राफ पेपर में, ये 1 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, 35 के बाद यहां होगा 40, यहां होगा, ये सब 1 सेंटीमीटर के गैप पे है, 45, फिर 50 और फिर 55, समझे। तो एक आगे आप 60 बना सकते हैं। अब मैं आपको यह बनाना सिखाता हूं कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 से 35 में 30 एक लोअर क्लास लिमिट है और 35 एक अपर क्लास लिमिट है, और अपर क्लास लिमिट को कभी भी इस क्लास में कंसीडर नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें केवल 30, 31, 32, 33, 34 है, 35 नहीं है।
30 से 35 में फ्रीक्वेंसी 3 है, मान लीजिए यहां में फ्रीक्वेंसी बनाता हूं 1 2 3 4 5। अब इन सबका स्केल क्या है? अब देखिए यहां पे स्केल का कुछ चेंज होगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए 30 से 35 यानी कि 30 से जो 35 है वो ऐसा बनेगा। हिस्टोग्राम कंटीन्यूअस बनता है। बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ में जो ये ऐसा ग्राफ होगा, इसमें पहला एक रेक्टेंगल, दूसरा एक, तीसरा एक, मतलब इसमें गैप होता है और इन सबकी विड्थ बराबर होती है, समझे? लेकिन हिस्टोग्राम कैसे बनता है कि ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब हिस्टोग्राम कंटीन्यूअस होता है, समझे या नहीं? वो अभी आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। जैसे कि 30 से 35 हो गया 3, अब 35 से 40 है 4, तो 35 यहां शुरू हुआ और 40 यहां, इन दोनों का है 4, यानी कि ये यहां पे बनेगा। ये देखिए कोई गैप नहीं इन दोनों के बीच में। ये बताता है कि 30 से 35 में 3 है, 35 से 40 में 4 है। हाँ, अब देखिए 40 से 45 में क्या है? 2 है। एक मिनट रुकिए, हाँ 40 से 45 में फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 40 ये रहा, 45 ये रहा, तो ये ऐसे बनेगा। ये बताती है कि 40 से 45 का जो इंटरवल है उसमें फ्रीक्वेंसी 2 है। हाँ, अगला क्या है? 45 से 50 का 1, तो ये रहा 45, ये रहा 50, यानी कि ये हिस्टोग्राम ऐसा नीचे जा रहा है, समझे? 45 से 50 का 1 और 50 से 55 का 5 है, तो 50 से 55 की फ्रीक्वेंसी हुई 5, ये इससे जुड़ा हुआ है। ये रहा आपका हिस्टोग्राम। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसका स्केल लिखना सिखाता हूं। स्केल कैसा लिखा जाता है? आप देख रहे होंगे नंबर दोनों लाइन में, स्केल भी दोनों लाइन में होगा। आपको लिखना होगा ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस ये जो लाइन है इस पे क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? अब देखिए आप यहां से देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर तो 30 के बराबर है, लेकिन 30 के बराबर वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जैग लाइन यूज कर रही है। तो आप यहां से देखिए कितने के बराबर है? 5 के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया 5 यूनिट्स। और ऑन वाई एक्सिस, बार ग्राफ में यहां पे कुछ लिखा रहता है इसलिए वो स्केल में नहीं आता, लेकिन हिस्टोग्राम में स्केल में आएगा। वाई एक्सिस में आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो यहां लिख लीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये हुआ एक हिस्टोग्राम। तो आप समझ रहे होंगे कि बार ग्राफ में इक्वल स्पेसिंग होती है, हिस्टोग्राम में कोई स्पेसिंग नहीं होती। मैं देख लेता हूँ वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं। हाँ, वीडियो बिल्कुल सही से शूट हो रहा है। चलिए तो क्या हम आगे बढ़े? चलिए दोस्तों, तो अब हम इसके एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। मैंने आपको हिस्टोग्राम के बारे में बता दिया। चलिए दोस्तों, तो अब तक हमने 2 एग्जांपल्स कर लिए, 5 और 6। अब हम 7 एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में 9 एग्जांपल्स तक कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए टीचर wanted to analyze the performance of 2 sections of students in a mathematics test of 100 marks। यानी कि एक टीचर है,
हाँ, एक टीचर ए टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। यानी कि दोस्तों एक टीचर ने क्या किया, 2 सेक्शन लिया बच्चों के, इन दोनों का मतलब मैथमेटिक्स टेस्ट करवाया 100 मार्क्स का, और इन्होंने देखा लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंसेस सी फाउंड दैट a few students got under 20 marks and a few students got 70 marks or above, so she decided to group them into intervals of varying sizes as follows, then she found the following table। यानी कि मार्क्स का, यानी कि बच्चों ने कितना मार्क्स पाया 100 में से, और ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इस क्या बोलते हैं, इस डेटा को टीचर ने मतलब ये नोट डाउन किया। 0 से 20 मार्क्स, टेस्ट 100 मार्क्स का था, 0 से 20 मार्क्स 7 बच्चों ने पाया, 20 से 30 मार्क्स 10 बच्चों ने पाया, 30 से 40 मार्क्स 10 बच्चों ने पाया, 40 से 50 मार्क्स 20, 50 से 60 20, 60 से 70, 15, 70 और अबोव। 100 मार्क्स का टेस्ट है, 70 और उससे ज्यादा मार्क्स 8 बच्चों ने पाया, तो टोटल हो गया 90, मतलब टोटल 90 बच्चे थे सेक्शन में, 2 सेक्शन मिला के। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, ए हिस्टोग्राम ऑफ दिस टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय ए स्टूडेंट एज शोन इन द फिगर। एक बच्चे ने इसका हिस्टोग्राम बना लिया है। चलिए पहले आप इतना लिख लीजिए, हिस्टोग्राम बनाया है, बाद में क्या इसमें करना क्या है, मैं यहां पे इसका हिस्टोग्राम बनाता हूं। एक बच्चे ने मतलब ये हिस्टोग्राम पे बनाया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एक बच्चे ने इसको हिस्टोग्राम में बनाया और यहां इसने मार्क्स लिखे हैं 2 से 12 मार्क्स का रेंज, सॉरी बच्चों का रेंज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। यानी कि दोस्तों एक बच्चे ने इसका हिस्टोग्राम बनाया और उसने कैसा बनाया है, 0 से 20 का 0 से 20 में 7 बच्चे आएंगे, 20 से 30 में 10 और आगे भी 10, 20 से 30 में भी 10, 30 से 40 में भी 10, फिर 2 बार 20 का स्कोर आया है, तो 20 यहां पे, दो बार 20 का स्कोर आ गया, फिर क्या है, फिर 15 और 8 है बाद में, 15 यहां देखिए, 14 यहां है, 16 यहां है, तो 15 इसके बीच में होगा, 15 यहां से होगा, यानी कि ये रहा 15 का स्कोर, बाद में 8, देखिए दोस्तों एक बच्चे ने इसका हिस्टोग्राम बनाया, एक मिनट रुकिए, हमें क्या कहा गया है कि टीचर ने टेस्ट लिया जो कि 100 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें अलग अलग बच्चों के रेंज में मार्क्स लाए, जैसे कि 0 से 20 मार्क्स 7 बच्चों के है, समझे, तो ये रेंज के मार्क्स है, और एक बच्चे ने इसका हिस्टोग्राम बनाया है। लेकिन दोस्तों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे दोस्तों यहां देखिए 70 एंड अबोव, यानी कि 70 और 70 से ज्यादा, मैक्सिमम 100 तक जाएगा ये हिस्टोग्राम, हाँ क्योंकि 100 मार्क्स का टेस्ट है। 70 से ज्यादा 8 बच्चों ने पाया है, ठीक है, और 60 से 70 15 बच्चों ने पाया है। लेकिन देखिए दोस्तों ये ज्यादा चौड़ा लग रहा है और ये कम, मतलब इसका वो नहीं है डिसबैलेंस। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कैसे बताऊं, ये आप ध्यान से देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा ये डिसफिगर्ड हिस्टोग्राम है, हाँ, तो अब इसको कैसे सही करना है वो हमें मतलब मेन देखना है, क्योंकि ये डिसफिगर कैसे, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूं, तो आप यहां देखिए 0 से 20 यहां पे कितना क्लास विड्थ है 20 का, 20 से 30 यहां पे कितना क्लास विड्थ है 10 का, तो ये तो डिसफिगर ही हो गया।
अब देखिए दोस्तों, आप जो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों देख रहा हूं, तो पिछले वीडियो मतलब पिछले क्या बोलते हैं, पिछले एग्जांपल में आप देखिए उसमें कैसा क्लास विड्थ था, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, मतलब वहां के इंटरवल्स कुछ ऐसे थे। तो इसमें क्लास विड्थ कितना है 5, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 5, तो ये तो यूनिफॉर्म क्लास विड्थ हुआ। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 है, यहाँ 10 10 10 है, यहाँ पे 30 है अचानक से, हाँ, तो ये तो डिसफिगर हो गया। अब इसको सही कैसे करना है वो हमें मतलब हमें ये पूछा गया है। अब इसके लिए इसे मिटाना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका एक वो प्रोसीजर है कि जब क्लास विड्थ अलग अलग हो हर मतलब हर इंटरवल्स के, तो क्या किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें यह लिया जाता है कि सबसे कम क्लास विड्थ कहां है, यहां 20 है, यहां 10 10 10 10 10 10 30 है, सबसे मिनिमम कितना हुआ 10 हुआ, हाँ। तो ऐसे लिखा जाएगा कि आपका जो भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि यहां पे 7 है, डिवाइड बाय हायर क्लास लिमिट, मतलब सॉरी हायर क्लास लिमिट नहीं, डिवाइड बाय क्लास विड्थ। यहां पे क्लास विड्थ कितनी है 20 की है। अब एक मिनट ध्यान से समझिए कि जब ऐसे क्या बोल रहा हूं मैं, जब ये यूनिफॉर्म क्लास विड्थ नहीं है तब का ये प्रोसीजर है, जब है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पिछले एग्जांपल में था तो डायरेक्ट हमने बना दिया, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ 10 का है, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा कि आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कीजिए आप अपने खुद के क्लास विड्थ से। इसकी क्लास विड्थ कितनी है 20 की है, 7 डिवाइड बाई 20 इंटू मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है इसमें, आपके मिनिमम क्लास विड्थ, मिनिमम इसमें 10 है, तो अब ये जो बनेगा ये सही होगा। 0 से 0 कट गया, ये हुआ 3.5, समझे। तो ये जो 3.5 है, अब आपको ये 7 को मतलब यहां पे नहीं बनाना है, ये आपको 3.5 को बनाना है। जैसे मैं आपको एक दो और एग्जांपल देता हूं। जैसे आप अगर इसका वो देखेंगे, मतलब देखिए जो ये 7 बन रहा था वो क्या बन रहा था, वो इसकी ऊंचाई बन रही थी, लेकिन अब आपको ऊंचाई 3.5 बनानी है क्योंकि आपका ये डिसफिगर्ड है। जैसे कि दूसरे में देखेंगे, दूसरे में पहले मैंने क्या कहा, पहले फ्रीक्वेंसी लिखी है। फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है, डिवाइड बाई क्लास विड्थ कितना है, क्लास विड्थ है 10 इंटू मिनिमम क्लास विड्थ कितनी है 10 ही है। आंसर कितना है 10। यानी कि आपको पहले में फ्रीक्वेंसी 3.5 दिखानी है, लेकिन दूसरे में फ्रीक्वेंसी 10 दिखानी है, समझे। तीसरे में रुक जाइए, मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूं, ये मुश्किल नहीं है। एक मिनट रुकिए, यहां पे बोर्ड छोटा है इसलिए अच्छे से समझा भी नहीं पा रहा हूं। देखिए दोस्तों, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें मार्क्स का यहां पे रेंज है, यहां पे फ्रीक्वेंसी का रेंज है। अब हमें यहां पे एक मतलब अलग चीज जोड़नी है, तो पहले मैं वापस से यही टेबल को यूज करता हूं। कहां गया ये, नहीं यहां पे ये 0 to 20, फिर क्या है 20 to 30, बाद में 30 to 40, फिर है 40 to 50, फिर है 50 to 60, बाद में 60 to 70 और 70 to 100। हमें ये क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, हाँ। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 7 10 10 20 20 15 8, हमें ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये नॉर्मल चीज है। अब इसमें मैंने कहा कि क्योंकि इसके क्लास विड्थ अलग अलग है, जैसे यहां 20 है, यहां 10 है, 10 10 10, यहां 30 है, तो क्लास विड्थ अलग है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें यहां पे विड्थ ऑफ क्लास का एक वो बनाना पड़ेगा कि इसका कितना विड्थ है। देखिए अब हमें क्या करना होगा, यहां पे विड्थ लिखना पड़ेगा, विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास, और यहां पे लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल जो बनेगा उसे हमें कितना ऊंचा बनाना है, कितना ऊंचा नहीं बनाना है। आप देखिए इसका विड्थ कितना है 20 है, इसका विड्थ 10 है। अब विड्थ निकालने के लिए माइनस कीजिए, 40 माइनस 30 10 10 10 10 30।
अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि रेक्टेंगल कितना ऊंचा बनाना है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो रेक्टेंगल आपको 7 यूनिट ऊंचा बनाना है, लेकिन 7 यूनिट नहीं बनाना है। अब इसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम लिखते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 7 डिवाइड बाई विड्थ ऑफ क्लास, कितनी क्लास है 20 की विड्थ है 20 इंटू मिनिमम विड्थ कितनी है 10 है, हाँ 3.5 हुआ, हाँ या ना हुआ। तो हमें पहला जो ये इंटरवल बनाना है वो 7 यूनिट्स का नहीं, उसे हमें 3.5 यूनिट्स का बनाना है। समझ रहे हैं कि नहीं आप। दूसरा कैसे देखेंगे, रुकिए पहले इसे टेबल फिल करते हैं, उसके बाद फिर हिस्टोग्राम बनाते हैं। देखिए दोस्तों सेकंड में देखेंगे, मैंने क्या कहा था, पहले फ्रीक्वेंसी लिखनी है, न्यूमरेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई विड्थ ऑफ सेम क्लास, विड्थ ऑफ दैट रिस्पेक्टिव क्लास, तो ये कितना है 10, विड्थ हो गया 10 इंटू मिनिमम विड्थ कितना है 10 है, ये आप काटेंगे ये हो गया 10, यानी कि इसमें हमें 20 to 30 में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 10 यूनिट्स रखना है। थर्ड केस देखें तो थर्ड में अब देखिए इसमें सब कुछ सेम है, तो इसमें अपना नॉर्मल सा 10 हो जाएगा, या छोड़िए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे वो ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए अब थर्ड जो ये इंटरवल है उसका हमें लेंथ निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे डिवाइड बाई उसका विड्थ इनटू मिनिमम विड्थ, ये 10 ये कट गया तो आंसर है 10, यानी कि इसका रेक्टेंगल भी 10 लेंथ का ही होगा, 10 यूनिट्स का ही होगा। अब चौथा देखते हैं, इसे मिटाना कंटिन्यू पड़ेगा मुझे। चौथा रेक्टेंगल कैसे निकाला जाएगा, 1 मिनट यहां देख लीजिए, 1 मिनट बस। फ्रीक्वेंसी है 20, विड्थ है 10, मिनिमम विड्थ है 10, कितना हुआ 20 हुआ, यानी कि इसमें हमें 20 लेना है। 1 मिनट दोस्तों बस इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अब तक आपने कहीं देखा नहीं होगा। अगर आपने इसे 8-7 में पढ़ा भी होगा तभी भी आपको वहां पे यूनिफॉर्म विड्थ का दिया गया होगा, ऐसा नहीं कि जिसमें विड्थ ही अलग हो जाए फिर हिस्टोग्राम में। 5वें में आप देखेंगे 20 है अपॉन इसकी विड्थ कितनी है 10 और मिनिमम विड्थ कितनी है 10, क्या हुआ 20 हुआ, तो ये 20 हो गया। 5वां क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 15 अपॉन विड्थ कितनी है 10, मिनिमम विड्थ कितनी है 10 आया 15। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाले में फ्रीक्वेंसी है 8, इसकी खुद की विड्थ है 30 और मिनिमम विड्थ कितनी है 10, ये हुआ ये 3 और 8 को डिवीजन, तो 3 2 6 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 है, मैंने यहाँ पे डेसिमल चढ़ाया तो 20 हो गया, 3 6 18, अभी भी 2 बचा, एक और 0 आएगा, 3 6 18, यानी कि 2.66 आएगा, तो 2.67 ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों आप गलती कर देते हैं, अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो उस हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी 8 लेनी है, लेकिन अब आपको फ्रीक्वेंसी कितने लेनी है 2.67, समझे। ये टेबल मतलब आपको विड्थ देखना होगा, विड्थ अगर अलग है तो आपको ये प्रोसेस करना ही होगा। चलिए आप इसे लिख लीजिए। क्या आपने इसे लिख लिया, क्योंकि हमें हिस्टोग्राम बनाना है तो हमें बोर्ड खाली करना होगा। बोर्ड खाली करने के लिए मैं ये मिटा रहा हूं फ्रीक्वेंसी वाला टेबल, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये नॉर्मल सा है, और ये विड्थ ये तो आप माइनस करके निकाल सकते हैं। और ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है उसको मैं यहां पे साइड लिख देता हूं, यहां पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ताकि वहां पे हम हिस्टोग्राम बना ले। पहला है 35, फिर 10 10 20 20,
15 और 2.67। नहीं दोस्तों, ये 35 नहीं, 3.5 है। चलिए, तो अब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए वापिस से ऐसे बना लीजिए, दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहां पे 0 से 20 है, यानी कि 0, अगर इधर 10 है तो ये 20 हो गया। फिर 30, यहां से हमें टोटल 100 तक जाना है, तो मैं 100 तक लिखते जाता हूं। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो हमने ये हिस्टोग्राम का एक्स एक्सिस बना लिया। अब वाई एक्सिस में हमें देखना है हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3.5, 10, 10, 20 है। अब आप देख रहे होंगे पिछले में 22 था हाईएस्ट वैल्यू, लेकिन यहां पे 20 है। तो बस हम 2 ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब देखिए दोस्तों, आप यहां पे ध्यान दीजिए, 0 से 20 का हाइट है 3.5, 0 से 20 की हाइट है 3.5, यानी कि 2 और 4 के बीच में यहां 3 होगा। अगर यहां 3 हो तो 3 और 4 के बीच में यहां होगा 3.5। तो 0 से 20 की हाइट कितनी होगी, 3.5, यानी कि ये हिस्टोग्राम ऐसा बनेगा। जबकि पहले वो 7 था, यहां से खुल रहा था, समझ रहे हैं, नीचे आ गया ना वो हिस्टोग्राम, अब सही लगेगा। अब दूसरा है 20 से 30, 10, 20 से 30 का है 10। तीसरा है 30 से 40 का 10, तो ये तो सेम ही है। चौथा है 40 से 50 का 20, 40 से 50 का 20। पांचवा है 50 से 60 का भी 20। छठा है 60 से 70 का 15। अब देखिए 15 कैसे आएगा, आप देखेंगे 15 यहां पे है नहीं, तो यहां देखिए दोस्तों, यहां देखिए ये 14 है, ये 16 है, यहां पे 15 हुआ, तो 15 इन दोनों के बीच में होगा। लास्ट क्या है 70 से 100, 70 से 100 का है 2.67। अब यहां पे भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, यहां देखिए 2.67 है, आप देखेंगे यहां 2 है, यहां 4 है, इसके बीच में 3 हुआ। अब ये 2.67 है, यानी कि इसके भी यहां पे होगा ये, हाँ, तो बस इसे लेके जाइए 70 से 100 में, ये रहा 2.67। तो अब ये सही से सही हिस्टोग्राम बन गया। अगर मैं आपको एनसीईआरटी से कंपेयर करवाऊं तो एनसीईआरटी का पिछला हिस्टोग्राम देखिए कैसा दिखता है, ऐसा, जिसमें 70 से 100 कितना ऊपर है, शायद 8 या 9 पे है, लेकिन अब देखिए 70 से 100 का हिस्टोग्राम आ गया 2.67 पे, समझे। तो ये था, जब आपको डिसफिगर्ड हिस्टोग्राम मिले तो आपको क्या करना है कि आपको इन सब की लेंथ वापिस से बदलना है, और लेंथ बदलने का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। क्योंकि क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जो भी दी गई है उसको डिवाइड बाई क्लास विड्थ जो भी रहेगा इनटू मिनिमम विड्थ, हाँ या ना। हाँ देखिए दोस्तों, अभी भी मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, इसमें स्केल कैसे लिखा जाएगा, तो स्केल लिखा जाएगा ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी कि जो ये एक्सिस है, इसमें आप देखेंगे कि हमने यहां पे कोई ऐसी ये जो जैक लाइन होती है या किंक होता है, यहां देखिए यहां पे जो किंक होता है वो नहीं बनाया है। तो देखिए दोस्तों, इसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहला इंटरवल 0 से शुरू हो रहा है, समझे। पिछले क्वेश्चन में इंटरवल 0 से शुरू नहीं हो रहा था, इसलिए इसे नहीं बनाना है। अब आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 10 10 है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स। और आप वाई एक्सिस पे लीजिए, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों ये 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट हुआ, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स, समझे। तो अब क्या हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते।
क्वेश्चन नंबर 8 है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर है। देखिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमें 3 मेन पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। एक पढ़ना है बार ग्राफ जिसके हमने एग्जांपल्स देखे, दूसरा है हिस्टोग्राम जिसका भी एग्जांपल देखा, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप हिस्टोग्राम बना लीजिए बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाइए, या आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, मतलब डायरेक्ट बनाने या फिर हिस्टोग्राम बना के। इसमें कहा गया है कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 51 स्टूडेंट्स, यानी कि 51 स्टूडेंट्स ने कोई टेस्ट दिया होगा जो कि 100 मार्क्स का था, और इसका एक टेबल दिया गया है। अब हमसे क्या कहा गया, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें जो ये डेटा दिया गया है उसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, सॉरी। पहला है मार्क्स, मतलब यहां पे लिख लेते हैं कि हमें एनसीईआरटी में दिया गया है मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ये टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का है। 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, और टोटल 51 बच्चों ने दिया है। 5 10 4 6, 5 10 4 6, 7 3 2 2, 7 3 2 2, 3 9 3 9। चलिए तो ये हमें अब देखिए दोस्तों, पहले इसे देख लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं, इसका क्लास विड्थ बराबर है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहां पे क्लास विड्थ 10 है, 10 10 10 10 10। तो देखिए दोस्तों ये पूरा यूनिफॉर्म क्लास विड्थ वाला हिस्टोग्राम, मतलब हिस्टोग्राम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है, समझ रहे हैं। अगर नहीं दिया होता तो हमें वो प्रोसेस करना पड़ता, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ता, लेकिन यहां पे नहीं निकालना पड़ेगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप हिस्टोग्राम बना लीजिए और वहां से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगा। दूसरा एक और है, तो मैं क्या करूं, पहला तरीका बनाओ या दूसरा। वैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ मेंशन किया नहीं है, तो ऐसा कीजिए हम हिस्टोग्राम से बनाते हैं, क्योंकि आपने हिस्टोग्राम अभी भी सीखा है, तो मैं हिस्टोग्राम से बनाता हूं। पहला जो तरीका है हिस्टोग्राम वाला, उसके लिए पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहां पे ले लेते हैं ये दोनों एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब देखिए दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है तो वाई एक्सिस पे लगेगी, इसकी हाईएस्ट वैल्यू है 10। तो आप इसमें ऐसा ले सकते हैं 2 4 6 8, वैसा भी ले सकते हैं, या फिर 1 2 3 4, नहीं मैं 2 4 ले लेता हूं, 2 4 6 8 10। और यहां पे आप देखेंगे तो यहां से 0 से 100 तक का है, 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे हमने इसका एक्स एक्सिस बिछा लिया, वाई एक्सिस बिछा लिया, समझे। अब पहले इसका हिस्टोग्राम बनाइए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुत आसान है। 0 से 10 में 5 है, तो यहां पे देखिए अब ये 4 है तो 5 इसके बीच में होगा, 0 से 10 में हो गया 5। और इसमें कोई किंग या जॉब लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला इंटरवल 0 से 10 है। दूसरा है 10 से 20 का 10, मतलब फ्रीक्वेंसी 10 से 20 का 10। तीसरा है 20 से 30 का 4, 20 से 30 का 4, ये रहा। चौथा है 30 से 40 का 6। पांचवा है 40 से 50 का 7। अब देखिए 6 यहां पे, 7 मतलब 8 यहां पे, तो 7 इसके बीच में होगा। छठा है 50 से 60 का 3। उसके बाद है 2, उसके बाद भी 2 ही है, और बाद में है 3, बाद में दोस्तों 9 है।
9 यानी कि 8 और 10 के बीच में यहां पे आएगा, यहां कहीं होगा। तो चलिए हमने ये क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम बना लिया। इसका मैं स्केल लिख देता हूं, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10-10 बच्चों, मतलब 10-10 के बराबर है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स। और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, वाई एक्सिस में आप देखें तो 1 सेंटीमीटर 2-2 के बराबर है, यानी कि 2 यूनिट्स। चलिए, तो आपने हिस्टोग्राम बनाया, अभी हिस्टोग्राम बनाइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाना है, ये जो आपने हिस्टोग्राम बना दिए, अब इसको क्या करना है देखिए दोस्तों, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा नहीं फिर क्या करना है आगे। इसमें जो भी रेक्टेंगल्स बने उन सबका मिड पॉइंट लीजिए, जैसे कि यहां पे एक मिड पॉइंट होगा, यहां पे होगा, इन दोनों को जोड़ना है तो इसे जोड़िए। अब अगला मिड पॉइंट यहां होगा, इसे जोड़िए, फिर यहां इसे जोड़िए, फिर यहां इसे जोड़िए, फिर यहां, यहां। अब देखेंगे आप कि इन दोनों मतलब इन दोनों रेक्टेंगल्स का मिड पॉइंट सेम है, तो बस सेम जोड़ दीजिए। बाद में आगे चलिए, फिर यहां पे चलिए, इसे स्ट्रेट लाइन यानी कि स्केल से जोड़िएगा, वरना ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। इसे स्ट्रेट लाइन स्केल से जोड़ना है। अभी तक ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट नहीं हुए। जैसे मैं इसे नाम दे देता हूं बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, लेकिन दोस्तों ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बस एक चीज एक्स्ट्रा होती है। चलिए पहले मैं आपको बता ही देता हूं। यहां पे देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए दोस्तों, जैसे ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, तो वैसे ये भी हो सकता है 10 -10 से 0 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो होना ही पड़ेगा। ये देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देखिए आप देखेंगे ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो 0 से 10 है, ये इसमें मतलब क्लास विड्थ कितनी है 10, मतलब कि यहां पे समझ लीजिए 0 है, यहां 10 है, इतनी दूरी। तो वैसे इसकी पिछला इंटरवल हो सकता है -10 से 0। तो -10 से 0 में आप देखेंगे कि यहां तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो हो गई 0, यहां पे -10 होगा कहीं, इसे जोड़ा जाएगा 0 फ्रीक्वेंसी से, यहां पे पॉइंट हुआ ए, समझे। आप हिस्टोग्राम बना लीजिए और आगे मतलब इधर भी एक एक्स्ट्रा आपको बनाना पड़ेगा, और यहां पे भी आपको, आप देखेंगे आपको 90 से 100 दिया गया है, तो वैसे आप खुद से एक बना सकते हैं 100 से 110। तो बस मैं 110 बना लेता हूं। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई और आपको मिड पॉइंट पे जोड़ना है, फ्रीक्वेंसी 0, यानी कि आप इसे ऐसे जोड़ दीजिए स्ट्रेट लाइन से IGKL। अब देखिए दोस्तों, जो ये बना है ABCDEFGH IJKL, ये हुआ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, समझे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, हिस्टोग्राम बना लीजिए और बस आगे और पीछे का एक एक क्लास इंटरवल खुद से जोड़ दीजिए, जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 लेनी होगी, क्योंकि आपको कुछ वैल्यू दी तो नहीं गई है। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए। क्लास क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। अब अगला जो है, अगला वाला भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे ही है, लेकिन उसमें कहा गया है कि हमें विदाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम बनाना है। जैसा कि हमने इसमें क्या किया, पहले हिस्टोग्राम बना लिया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया मिड पॉइंट्स जोड़ के। अगले में हमें वैसा नहीं करना है। बस इतना ही है इस वीडियो में। बाद में फिर क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज शुरू होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चलिए, तो इसमें मैंने क्या किया आपको कि मतलब मैंने हिस्टोग्राम बना लिया और आगे पीछे के खुद से इंटरवल्स लिए, जिनकी वैल्यू 0 होगी फ्रीक्वेंसी की, समझे। हिस्टोग्राम बना के मुझे बहुत आसान लगता है। ऐसा नहीं है हिस्टोग्राम नहीं बनाऊंगा तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
अब एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है? इन ए सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन ए स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और दूसरा दिया गया नंबर ऑफ वीक्स। ये टेबल है 140 टू 150, दूसरा है 150 टू 160, 160 टू 170, 170 टू 180, 180 टू 190, 190 टू 200, और यहां पे है 5, 10, 20, 9, 6, 2, टोटल हुआ 52। 52 वीक्स का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। और हमसे क्या कहा गया है? ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द डेटा अबव विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। यानी कि अब हमें इसका हिस्टोग्राम नहीं बनाना है और इसका डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। चलिए दोस्तों, क्या आपने ये डेटा लिख लिया है? देखिए, आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हुए एक चीज नोटिस की होगी कि मान लीजिए ये रहा 0 टू 10। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए ये ऐसा इसका हिस्टोग्राम है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसके मिड पॉइंट पे बनता है, यानी कि वो 5 पे बनता है। हाँ, और यहां से जो उसकी फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसका पॉइंट्स क्या हुआ? 5,2 हुआ या नहीं? क्योंकि x मतलब x, y के फॉर्म में लिखा जाता है, तो पहले x का कोऑर्डिनेट, बाद में y का कोऑर्डिनेट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में मतलब कि जो हिस्टोग्राम बनता है उसका बस मिड पॉइंट जोड़ा जाएगा। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है बिना हिस्टोग्राम के, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कहां है। हाँ या ना? तो उसको कहते हैं हम क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स। देखिए, एक चीज होती है क्लास विड्थ, जो कि इन दोनों को माइनस करके आती है। क्लास मार्क्स कैसे आता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट जैसे इसमें कितनी है? 150 है। लोअर लिमिट कितनी है? 140 है। डिवाइड बाई 2 कितना होगा? ये हो जाएगा 290 डिवाइड बाई 2, यानी कि 145। तो समझ सकते हो, वैसे भी आप 140 से 150 का मिड पॉइंट 145 हुआ। क्लास मार्क्स को आप मिड पॉइंट में समझ सकते, समझे? तो दोस्तों 150 से 160 का क्लास मार्क्स कितना होगा? 155 होगा। बस, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में मिड पॉइंट जोड़ना है, तो हमें मिड पॉइंट पता होना चाहिए कि वो है कहां। तो मैं जल्दी से टेबल फिल करता हूं। क्लास मार्क्स आप देखेंगे 140 से 150 का है 145, यानी कि आपको बस मिड पॉइंट लिखना है। 150 से 160 का 155, ये 165, ये 175, ये 185 और ये 195। हाँ या ना? हाँ या ना दोस्तों? चलिए, तो अब हम इसका डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। वैसे मैं ऐसा ही कहूंगा आपको कि हिस्टोग्राम बना के भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना ही सकते हैं, तो वैसा ही कीजिए। क्योंकि कभी कभी अगर क्लास विड्थ बराबर नहीं है, जैसे कि यहाँ तो 10-10 का ही गैप था, मान लीजिए 10, 15, 20 ऐसा ऊपर नीचे, तो आप पहले फिर हिस्टोग्राम बनाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या क्या था फ्रीक्वेंसी, एक मिनट में लिख लेता हूं। 5, 10, 20, इसके सामने था 5, 10, 20, 9, 6, 2। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई थी। हाँ, चलिए, तो अब इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहां पे 0 ले रहा हूं। अब इसके बाद एक जैग लाइन यूज कर रहा हूं, बाद में डायरेक्ट लिख रहा हूं 140। यहां अगर 140 है तो यहां 150 होगा, इन दोनों के बीच में 145। और वही चीज तो होता है कि जो भी हिस्टोग्राम बनेगा उसके बीच की पॉइंट लेना है। तो आप क्या कीजिए, आप इसको यहाँ पे मार्क नहीं कीजिए, आप जो नॉर्मल आपको इंटरवल दिए गए हैं वही छाप दीजिए यहाँ पे। 140 से 160 से 170, 180, 190,
200। आपको ये दिए गए थे फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स। आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, तो मैक्सिमम 20 है, यानी कि मैं दो दो ले लेता हूं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। एक मिनट रुकिए, अभी मैं जादू करूंगा। देखिए अभी जादू कैसे होता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हो गया ना जादू, हुआ या नहीं? अब हमसे क्या बोला गया है, देखिए अब आपको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। 145 ये तो इस वैल्यू में होगा, 145 यहां होगा, और 145 यहां, और 5 यहां, कहां होगा, ये 5 यहां होगा। यानी कि दोस्तों ये पहला पॉइंट है। और अगर आप हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम में क्या था, 140 से 150, तो आप उस हिसाब से बनाइए। 140 से 150 का 5 यहां पे होगा, तो समझ रहे हैं ना, हिस्टोग्राम के मतलब हिस्टोग्राम में उसको सपोर्ट कर देता है उस स्ट्रक्चर को, हाँ या ना? आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मतलब हिस्टोग्राम के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ। 150 से 160 बनाइए 10, 150 से 160 आप बनाएंगे, यहाँ पे हो गया 10। अगर आप इसका फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डायरेक्ट बनाएंगे तो ये क्या होगा, 155 का 10, यहाँ पे 155 होगा और 10 यहाँ पे, आपको यही तो जोड़ना था। हिस्टोग्राम से भी आप बना सकते हैं, समझे? तो आप क्या कीजिएगा एग्जाम में कि पेंसिल एकदम हल्का हल्का चलाइएगा। अगर वहां पे ऐसा लिखा गया है कि विदाउट कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम, फिर भी हिस्टोग्राम बनाइए। हिस्टोग्राम बनाना आसान रहता है। पहले हिस्टोग्राम में बना लेता हूं, और मतलब पेंसिल को एकदम डॉट 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 जैसे चलाइए, और लास्ट में फिर इसे मिटा दीजिए। वहां पे आपको मतलब पेपर में क्या दिखेगा कि विदाउट कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम बनाए गए। जैसे कि यहां दिखते हैं 160 से 170 था, इसका 20 है, तो ये हो गया इधर। अब इसको क्या बोलते हैं, इसे आप एकदम हल्का बनाएंगे तो ये कैसे दिखेगा, डायरेक्ट जैसे कि आपने जोड़ा है, समझे या नहीं? दूसरा क्या है, 170 से 180 का 9, 170 से 180 का 9, ये 8 यहां है तो 9 यहां होगा। अगला क्या है, 185, मतलब ये हो गया 180 से 190, और लास्ट है 190 से 200। 180 से 190 का क्या है, 180 से 190 का है 6, जो कि आप इसका मिड पॉइंट ले सकते हैं। आप इसका मिड पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा 185, 185 का 6 हुआ ना, समझे या नहीं? समझे? लास्ट क्या है, 190 से 200, इसका 2 है, और आप एकदम हल्का बनाइए, ये हट जाएगा। लेकिन दोस्तों क्योंकि हिस्टोग्राम कंप्लीट हुआ नहीं है, यानी कि आपको एक और लेना पड़ेगा, 200 से 210, यहां पे 210। इसका मिड पॉइंट कितना होगा, इसका मिड पॉइंट होगा 205 होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0, तो 205 यहां है और 0 यहीं पे, तो इसे जोड़ दीजिए। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट। राइट साइड से लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको 140 से 150 था, तो वैसे ही 130 से 140 भी बन सकता है। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 135 पे होगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी 0, तो यानी कि यहां पे कहीं 130 होगा और ये 0, समझे? और आप बस इसे नाम दे दीजिए A B C D। और देखिए दोस्तों जो हर पॉइंट है उसके वो भी लिख लीजिए कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 165, और यहां से 20 है, तो ऐसे लिख दीजिए 165,20, समझ रहे हैं? ताकि मतलब अगर टीचर यहां से अच्छे से मैच नहीं कर रहा तो वो यहीं से देखिए आपको मार्क्स भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सरसाइज 14.3 पे होगा। जय हिंद, जय भारत।